नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है नरेश यादव की, जो राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में बस ड्राइवर है। 2019 में एक रात वो उसी रूट पर ड्राइव कर रहा था जहां कुछ महीने पहले ड्राइवर सुरेश एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उस रात दो अजीब यात्री चढ़े, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत, जिनका व्यवहार बेहद शांत और अजीब था। सफ़र के दौरान नरेश ने बस में अजीब हंसी सुनी और एक जाना पहचाना चेहरा देखा पेड़ों के पीछे। जब उस बूढ़े आदमी ने कहा, सुरेश अब भी इंतज़ार करता है वहाँ हर रात। तो नरेश ने पलट कर देखा तो बस में कोई नहीं था, पूरी बस खाली थी। कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि उस मोड़ के बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा डरावना था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम नरेश यादव है। मैं राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। साल 2019 की बात है, जब मैं बस ड्राइविंग करता था राज परिवहन की नाइट शिफ्ट में। उस रात भी सब कुछ वैसा ही था जैसे हर रात होता था, लेकिन कुछ तो था जो अलग महसूस हो रहा था, अजीब लग रहा था। मैंने रात को 11:45 पर बस निकाली थी, बसवाड़ा की आखिरी रूट पर, जहां मेरी बस को गांव के बीच से होते हुए एक पुराने चौराहे तक जाना था। ये वही रूट था जो कुछ महीने पहले जहां सुरेश बस चलाया करता था। वही सुरेश जो अचानक गायब हो जाने की खबर ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया था। वो बस लेकर निकला और कभी नहीं लौटा, मगर अगली रात बस खुद ही डिपो में लौट आई, वो भी खाली। अंदर की सीटों पर खून के डिब्बे थे। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हुआ। मेरी ड्यूटी अब उसी रूट पे लग गई थी। मैं अकेला था, बस में कोई कंडक्टर नहीं था। उस रात मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो जाता था उस रास्ते पर, और चारों ओर बस जंगल, वीरानी और दूर दूर तक फैले छोटे छोटे गांव। उस दिन मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। गला भारी लग रहा था, मन बेचैन था। रास्ते में सबसे पहला गांव पड़ा गोटिया अम्बा। वहाँ से दो सवारी रास्ते में सबसे पहला गांव पड़ा घोटिया अनबा। वहाँ से दो सवारी मैंने उठाई, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत, जिसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। मैंने सोचा शायद किसी पारिवारिक परेशानी में है। बूढ़े ने मुझसे पूछा, ये बस अब भी वहीं जाती हैं जहाँ पहले सुरेश की जाती थी? मैंने कहा, हाँ बाबा, वहीं जा रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। आगे बढ़ते हुए जब हम दो गांव पार कर चुके थे, तब रात के 1 बज रहे थे। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई बहुत धीमे और दर्द स्वर में हंस रहा हो। मैंने शीशे से देखा, लेकिन वो बूढ़ा औरत दोनों ही बैठे थे। मैंने सोचा शायद मेरी थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। एक मोड़ आते ही मैंने गाड़ी धीमी की, क्योंकि सामने से अंधेरा और ज़्यादा घना हो गया था। वहाँ एक पतली सी सड़क जाती थी जो बाई की ओर मुड़ती है, जहाँ एक पुराना कुआं है, और कहते हैं कि सुरेश आखिरी बार वहीं देखा गया था। उस जगह से गुजरते हुए मेरी नज़र अचानक दाहिनी ओर पड़ी। वहाँ पेड़ों के पीछे कोई खड़ा था, सफ़ेद कमीज, काली पैंट और चेहरा को जाना पहचाना सा। मैंने झट से ध्यान हटाया और सोचा, नरेश, पागल हो गया है क्या तू? पर तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा सुरेश अब भी इंतज़ार करता है वहाँ हर रात। मैंने पलट कर देखा, लेकिन अचानक वो बुढ़ा और बुढ़िया दोनों गायब थे। बस में कोई नहीं था, सीट खाली थी। मैंने ब्रेक मारा, दरवाज़ा खोला, गाड़ी से उतरा
और गाड़ी से उतरते ही हवा में एक ठंडक थी जो मई की उस गर्म रात में बिल्कुल सामान्य नहीं थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि वो दोनों पैसेंजर गायब थे। मैंने घड़ी में देखा 1:13। मैंने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ जंगलों की सरसराहट और कहीं दूर से आती सियार की आवाज़। मैंने खुद को संभाला और बस में वापस बैठ गया। पर उस मोड़ से निकलते ही मैंने बस स्टार्ट की, लेकिन इंजन में एक अजीब सी खरखर खराश की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भीतर से उसे जकड़ रखा हो, जकड़ कर बैठ गया हो। 1-2 बार इंजन घुमाया पर इंजन ने जवाब नहीं दिया। तभी ठीक 1:27 पर मोबाइल की स्क्रीन पर अपने आप जल उठी। कोई नंबर नहीं था, एक ब्लैक स्क्रीन पर चमकता हुआ शब्द, रुकना मत। मैं चौंक कर मोबाइल फेंका क्योंकि मुझे डर लग रहा था, पर स्क्रीन फिर से बुझ गई। डर लग रहा था, लेकिन मैं बस में बाहर नहीं निकल सकता। मैं जानता था इस रूट पर बहुत कम गाड़ियां आती है और आसपास इंसान तो क्या जानवर तक दिखाई नहीं देते। बस के शीशे पर अचानक किसी ने खटखटाया, हल्का नहीं, जैसे किसी ने पूरी ताकत से थप्पड़ मारा हो। मैंने सामने देखा, कोई नहीं था। बस के अंदर लाइट ऑन किया पर रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे बार बार कोई उसे बंद कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सभी सीट खाली थी, लेकिन सीट नंबर 4 पर कुछ था। एक धुंधली सी परछाई जो पूरी तरह इंसान जैसी नहीं लग रही थी। चेहरा झुका हुआ, हाथ घुटने पर रखे हुए, जैसे किसी का इंतजार हो रहा हो। कौन है? मेरे मुंह से धीमे सुर में निकला। जवाब नहीं आया, पर उसके बाल धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे, जबकि बस के अंदर हवा का कोई नामो निशान नहीं था। सड़क अब पूरी तरह वीरान थी। कोई भी गांव वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था आसपास, ना इंसान ना जानवर। जहां से 2 साल पहले सुरेश की आखिरी लोकेशन मिली थी, वहीं एक चाय की दुकान होती थी दिन में, लेकिन रात को वहां भी सन्नाटा पसरा था। रात के 1:26 हो चुके थे। बस अचानक चालू हो गई, बिना इंजन घुमाए, जैसे किसी ने एक्सीलेटर दबा दिया हो। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। बस खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी और स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत नज़दीकी से, जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने कुछ कहा हो, तू भी वहीं रुकेगा जहां सुरेश रुका था। मैंने शीशे में देखा, मेरी सीट के पीछे एक चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आंखें लाल जैसी जलती हुई लकड़ी की हो और होठ जैसे अभी कुछ कहने वाले हो। मैंने झट से आगे देखा, सड़क खत्म हो रही थी और एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन गाड़ी अब भी उस तरफ बढ़ रही थी। अब समय हो गया था 1:39। मैंने जब दूसरी बार शीशे में देखा तो बस में 3 लोग और बैठ चुके थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बच्चा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई सिकन नहीं। वो सब मुझे देख रहे थे, सबकी नज़र मेरी तरफ थी। मैंने उन्हें पहचान लिया। वो बूढ़ा वही था जो पहली बार घोटिया गांव से चढ़ा था। औरत भी वही थी जिसकी आंखों में खालीपन था, और बच्चा, उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसे सुरेश की फ़ोटो में दिखता था जब वो छोटा था। सुरेश, मैंने बुदबुदाया, पर कोई जवाब नहीं आया। बस अब जंगल के भीतर घुस चुकी थी। रास्ता बिल्कुल कच्चा था, जगह जगह मिट्टी और पत्थर के ढेर। बस अपने आप बिना ड्राइवर के मुड़ रही थी, बस अपने आप चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। मैंने मोबाइल देखा, बैटरी 0% थी, लेकिन स्क्रीन चालू थी। उस पर फिर वही सब चमक रहे थे, रुकना मत। मैं अब समझ चुका था
कुछ बहुत गलत हो रहा है। और तभी अब जो कुछ हुआ उसे मैं आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। घड़ी में 1:47 हो रहे थे और बस अब उस घने जंगल में दाखिल हो चुकी थी जिसे नावापुर की धार कहते हैं। ये इलाका आमतौर पर लोग दिन में भी पार करने से कतराते हैं और रात में तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस गांव में चले जाए। रास्ता इतना बेकार था कि दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और वो झाड़ियां खिड़की से टकरा रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी को कंट्रोल में लाऊं, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ में होकर भी मेरे बस में नहीं था। मैं काँप रहा था, पसीने माथे से बहता जा रहा था, जबकि बाहर की हवा सर्द हो चुकी थी। तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आई, नरेश भैया। ये आवाज़ मेरी छोटी बहन मीरा की थी, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में चली गई थी। मैंने झट से रियर मिरर में देखा। सीट नंबर 5 पर मेरी बहन बैठी थी, हल्की नीली फ्रॉक में, वही जैसे बचपन में पहनती थी। चेहरा वैसा ही मासूम, पर आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो डर और गुस्से के बीच झूलता हुआ दिख रहा था। भैया, आपने मुझे घर नहीं पहुंचाया था उस रात, उसने कहा, लेकिन उसके होठ नहीं हिले। मैं जोर से चिल्लाया, तू यहाँ कहाँ से आई मीरा? उसने सिर थोड़ा झुकाया और फुसफुसा कर कहा, सुरेश अंकल भी घर नहीं पहुँचे थे, बस अब बाएं मोड़ पर मुड़ी और मैं समझ गया कि हम पीपली घाटी की ओर जा रहे हैं। ये वो रास्ता है जहां अक्सर ट्रक के एक्सीडेंट होते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि वहां रात को कोई साया चलता है। अब समय 1:60 हो चुका था, यानी कि 2 बज चुके थे। बस के अंदर की लाइट बार बार जल रही थी, बुझ रही थी। खिड़कियों के शीशे पूरी तरह धुंध में ढक गए थे, जैसे बाहर कुछ नजर ना आए। जो अंदर झांकना चाहता हो, तभी मुझे दाएं कान के पास सांसों की गर्मी महसूस हुई। याद है वो रात जब तुमने हमें बस में चढ़ने नहीं दिया था? ये आवाज़ विजय की थी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की, जो उस बस रूट पर एक रात सफ़र करते करते लापता हो गया। विजय मेरी माँ का भाई का बेटा था, यानी मेरा चचेरा भाई भी था। बचपन में हम साथ पढ़े, साथ खेले और फिर एक ही बस डिपो में नौकरी लग गई। उस रात जब उसकी तबीयत खराब थी, मैंने उससे कहा, तू आराम कर, मैं अकेले चला जाऊंगा। वो मान गया, पर उसी रात से वो गायब है। अब बस में वही विजय बैठा था, मेरी बाई और पूरी तरह शांति थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद। घड़ी में 2:07 हो गए। बस एकदम नए रास्ते पर थी जिससे मैं जानता नहीं था। रोड कहीं रजिस्टर में नहीं थी, मतलब कि जो रोड था वो मैंने कभी नहीं देखा था। वो ना मैप में था, ना मैं उसको जानता था। एक चौड़ा मैदान आया और बस खुद ब खुद रुक गई। अब खिड़की के बाहर कुछ आकृति घूम रही थी, कोई इंसान की नहीं, बस इंसान जैसे दिखने वाले। चाल एक जैसी थी, लेकिन वो जमीन को छू नहीं रहे थे। थोड़ा ऊपर तैरते हुए, एक जैसे कपड़े पहने हुए और आंखें सिर्फ आंखों की। अब खिड़कियों के बाहर कुछ परछाई घूम रही थी, कोई इंसान नहीं, पर इंसान जैसे दिखने वाले। उनकी चाल एक जैसी थी, लेकिन वो जमीन को, उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। थोड़ा ऊपर तैरते हुए, एक जैसे कपड़े पहने हुए, वो परछाई घूम रही थी चारों ओर। और सिर्फ आंखें ही नहीं थी। मैंने अपनी आंख बंद कर ली, मन ही मन काफ़ी मैं भगवान से दुआ करने लगा, पर मैं जानता था कि ये सब सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ अंधेरा जो मुझे यहाँ तक खींच लाया था। 2:11 हो रहे थे।
बस एकदम शांत खड़ी थी, लेकिन इंजन अब भी चालू था। खिड़कियों के बाहर जो परछाई थी वो एक एक करके बस के नज़दीक आ रही थी। मैं सब अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो, सांसें भारी हो रही हो। मेरे कानों में अब सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, टिक टिक टिक, जैसे कोई घड़ी की सुई तेज आवाज़ कर रही हो। मैंने बस का हॉर्न बजाने की कोशिश की, पर बटन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसी वक्त दाहिनी खिड़की पर अचानक एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे अंदर कुछ बचा ना हो, खोखला। वो मुझे घूर रहा था, उसकी निगाह मेरी आंखों में थी। और फिर उसने अपने होठ हिलाए, पर आवाज़ नहीं आई। मैंने धीरे से सिर घुमाया। विजय अब बस में नहीं था। मीरा की जगह अब कोई और बैठा था। एक औरत जिसकी पीठ मेरी तरफ थी, बाल इतने लंबे थे कि उसके कमर से नीचे लटक रहे थे। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन सिर्फ गर्दन, बाकी शरीर वैसा का वैसा। मैं तो डर गया, मैं तो हिल गया। चेहरा अधूरा था, जैसे कोई उसे आधी आँख वाला, जैसे आधा चेहरा बचा है और आधा चेहरा कट गया हो, ऐसी वो औरत दिख रही थी। अब समय 2:14। बस का हेडलाइट अपने आप बंद हो गए। बाहर चारों ओर सिर्फ अंधेरा, क्योंकि बस की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। वो परछाई अब पूरी तरह बस के आसपास थी। बस को घेरे हुए कोई हलचल नहीं, सिर्फ वो खड़े थे। मैंने बाएं कंधे के पीछे हलचल महसूस की। किसी ने मुझे छूने की कोशिश की। उसका स्पर्श बहुत ठंडा नहीं था, वो पूरी तरह बेजान था, जैसे बर्फ नहीं बल्कि राख ने छुआ हो। मैंने डरते डरते पीछे देखा। वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लगभग 7 साल का। उसकी शर्ट पर वही लोग थे जो हमारे डिपो की बस की यूनिफॉर्म में होते हैं। वो धीरे धीरे बोल रहा था, पापा अब मैं साथ चलूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आवाज़, वो चेहरा, वो पहचान मेरे से परे था। लेकिन दिल में एक अजीब सी ठीस उठ रही थी, जैसे मैं उसको जानता हूँ। घड़ी में 2:19 हो चुके थे। समय अब तेजी से भाग रहा था। तभी बस की सारी लाइट एक साथ जल गई और हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। वो सबके सब मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ था तो इंतजार। तू तो जिंदा है, लेकिन अब तुझे वही करना है जो सुरेश ने किया था, किसी ने कहा। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर लॉक हो चुका था। बस अब धीरे धीरे फिर चलने लगी थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहे थे और स्पीड अब 80 के पार पहुंच चुकी थी। तेरा काम अब सिर्फ चलाना नहीं, छोड़कर आना भी है। ये आवाज़ बस की हर दीवार से आ रही थी। मेरे सामने की विंडो स्क्रीन में अब सड़क नहीं थी, वहाँ एक बड़ा गड्ढा था, पर बस उसी की ओर बढ़ रही थी। और अब 2:23 हो चुके थे।